नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स म्यूजिक पे। तो दोस्तों, आप लोग को पता है डेली पीवाईक्यू क्वेश्चंस ग्रुप डी के लेके चलता है। ठीक है, तो आज आपका 29 अगस्त जो 2022 में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस, वो महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे आने वाले ग्रुप डी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चाहे वो एनटीपीसी आपका ट्वेल्थ, यदि आप एनटीपीसी ट्वेल्थ लेवल CBT 2 के लिए हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, समझ गए। क्योंकि मैथ्स जो भी हैं बिल्कुल सेम मैथ्स आते हैं, और ग्रुप डी में जो पूछे जाते हैं थोड़ा सा लेवल आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अप लेवल है। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ गए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। दिन प्रतिदिन आपका समय कम होते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। तो आप लोग को पता होना चाहिए 29 अगस्त 2022 शिफ्ट सेकंड। ठीक है, चलते हैं पहला नंबर पे। यदि रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है, ठीक है, और उसकी आयु का योग 84 भी वर्ष है, तो जतिन की आयु वर्तमान आयु क्या होगा ये आपको बताना है। तो रतन की आयु जतिन की आयु की, यानी रतन को हम आर से डिनोट कर सकते हैं और जतिन को हम जे से डिनोट कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जतिन की आयु की 1/3, यानी रतन का जो आयु होगा मेरे भाई, रतन का जो आयु होगा, इसका जो रतन का आयु होगा जतिन का 1/3, यानी कहने का मतलब है रतन की आयु जतन से हमेशा कम होगा। जब जतिन की आयु की 1/3 है तो कम होगा, यानी यदि इसका 3x होगा तो इसका x होगा। समझ गए। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि 3x x लिखें या 3x x लिखें, तो यहाँ से सिंपल आपके क्वेश्चन में बोला गया है रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है। जतिन की आयु जितना भी है उसका 1/3 तो छोटा ही होगा ना रतन की आयु। तो रतन की आयु x, जतिन की आयु x है। अब बोला जा रहा है कि यदि आप इसका योग कीजिएगा तो योग तो हो जाएगा 4x, 3x प्लस 1 है 4x, तो इसका योग 84 होता है, लेकिन योग तो मेरे पास 4x आ रहा है, तो यानी कि x के मान जगह पे क्या रखें जो मेरा 84 के वैल्यू बराबर आ जाए, तो यानी x बराबर, यदि आप इसको कटाइएगा यानी 21। समझ गए। यानी x बराबर कितना आया आपके पास, x बराबर आपके पास आ गया 21। तो पूछा क्या जा रहा है जतिन की आयु कितना है, तो जतिन तो यही है मेरे पास 3x, तो 3x में कितना हो जाएगा 63 साल, तो यानी जतिन की जो भी इसकी वर्तमान आयु होगी 63 साल होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो यहाँ से ये जो रेशियो में बदलने के लिए ना, रेशियो में यहाँ से आप लाइन बाय पढ़ के इसको आप बदल सकते हैं कि बोला गया जतिन की 1/3 है, यानी हमेशा जतिन से छोटी होगी, तो उनका 3x इसको मान लेंगे, x इसको मान लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न को भी आप दो मेथड से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न बाय प्रश्न, या तो आप थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा पुट कर दीजिए जो आपका उत्तर सेम चले आए। ठीक है, तो यदि थीटा का वैल्यू अब क्या पुट करें, तो थीटा का वैल्यू यदि हम 45 पुट करते हैं मेरे दोस्त, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं cos थीटा और sin थीटा का तो वैल्यू 45 डिग्री का तो वैल्यू सेम 1/√2 आ जाता है, यानी 45 डिग्री को वैल्यू पुट नहीं करना हो तो अब 45 डिग्री के अलावा कोई भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा का मान हम जो है, थीटा का मान हम 30 डिग्री मान लीजिए, कोई क्या गलत माने, 30 डिग्री मान लिए। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू यदि 30 डिग्री मानने पर, यदि थीटा का वैल्यू हम यहाँ 30 डिग्री रख देते हैं, यहाँ भी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो के का मान निकल जाएगा मेरे पास। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 यही होता है ना, तो इसके पावर 4 है, माइनस साइन 30 डिग्री का मान, तो सिंपल बोल दीजिएगा हाफ हो जाएगा, तो इसके पावर 4 है, बराबर के। तो यहाँ से के का मान लाने के लिए तो √3 को आप 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा, अरे √3 को 4 बार, 3 3 3 9, यानी 9/2 पे पावर 4 16, माइनस 1/16 बराबर के। ठीक है, यहाँ से समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, तो आपको को ऐसा करना नहीं है, डायरेक्ट वहाँ सॉल्व करना है आपके एग्जाम्स में। तो 16 हो गया, यहाँ 8, यानी हम बोल सकते हैं के का जो मान निकला मेरे भाई आपका हाफ निकला। समझ गए। तो के का मान हाफ निकला, तो इसमें यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ का वैल्यू 0.5, 1 माइनस 0.5, यानी 1.5, एक को हाफ में जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, एक को हाफ माइनस कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा, दशमलव दशमलव यहाँ से चले जाएगा, 5×3 = 15। यानी थीटा के जगह पे मान हम, यदि थीटा के जगह पे मेरे दोस्त, यदि थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री रखे
यदि थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री रखें तो इसका जो मान निकल के आया मेरे दोस्त, क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, यानी थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर किसका वैल्यू 3 आ जाएगा, ये आपको बताना है। 24 तो होगा नहीं, पहले ऑप्शन में ये गया, ठीक है। कोसेक थीटा का यदि 30 डिग्री का मान रखते हैं तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपके पास, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। टेन, यदि टेन का 30 डिग्री का मान रखे तो 1/√3, 1/√3 यानी 1/3, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा ए, इसको प्रूव आप कर लीजिएगा, आंसर हमेशा यही होगा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ से प्रूव हो गया। यानी थीटा का मान यदि 30 डिग्री हम रखते हैं तो इसका जो वैल्यू निकल के आया मेरे दोस्त, इसका वैल्यू बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। यहाँ से आप a+b × a-b भी करके निकाल सकते थे, उतना हम करने जाएंगे नहीं क्योंकि एग्जाम्स में समय बहुत कम होता है, हमको आंसर चाहिए। तो डायरेक्ट हम थीटा का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लिए। समझ गए। तो इस तरह सवाल को यदि आप मिनिमम समय में करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लगाना होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की। ये प्रश्न आगे पूछा भी जा सकता है, इसीलिए आप लोग ये प्रश्न को इजी ना लें, ठीक है। ये प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम्स में भी देखने मिल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई दिया गया है तो वृत्त का परिधि क्या होगा। आपके पास एक वृत्त है, तो वृत्त का एरिया जो हो जाएगा मेरे भाई, वृत्त का एरिया तो होता है πr²। और यदि इसका हम परिधि निकालें, यदि इसका परिधि निकालें तो 2πr होता है, यही होता है ना, यही होता है ना, आप लोग भी यही पढ़े होंगे, यही होता है, ठीक है। तो यानी क्षेत्रफल πr² होता है, πr² होना चाहिए, लेकिन दिया है कितना, 996 पाई। तो पाई से पाई यहाँ कट गया तो r बराबर क्या हम 14 लिख सकते हैं, रूट अंडर चले जाएगा 196 का, तो त्रिज्या मेरे पास क्या निकल गया, इसका त्रिज्या, त्रिज्या निकल गया 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, ठीक है। त्रिज्या जब 14 मीटर निकला तो आप यहाँ से परिधि इजिली निकाल सकते थे। तो परिधि क्या हो जाता है, 2πr। तो 2 पाई का मान तो आप जानते हैं 22 मीटर 7 होता है, और त्रिज्या तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना, 14। तो यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए 2, तो यानी 88 आपका परिधि खोज रहा है ना, तो 88 मीटर इज करेक्ट आंसर। 88 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो ये आपका उत्तर होगा। तो सबसे पहले एरिया यदि हम इसको बराबर करते हैं तो आपके पास यहाँ त्रिज्या निकल जाएगा, और यदि यहाँ से त्रिज्या आपका मेरे दोस्त निकल गया तो आप इसको जो चाहे वो आयतन, आप चाहे परिधि निकाल सकते हैं, आप चाहे एरिया निकाल सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर बिना कुछ विलंब किए। 10 बाल्टी पानी एक टैंक को भरता है, जब प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 14 लीटर है, उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 7 लीटर है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास एक बाल्टी था, ये बाल्टी हम बना लेते हैं, समझिएगा प्रश्न को, बार बार हम यही बोल रहे हैं आपसे मेरे दोस्त, प्रश्न को समझ के बनाइएगा, कहीं दिक्कत मैथ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। यदि 10 बाल्टी एक टैंक को भरता है, यानी 10 बाल्टी एक टैंक को भरता है, और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 14 लीटर है, ठीक है। एक आपके पास बाल्टी था, वो बाल्टी, उसमें 14 लीटर पानी आता था, 14 लीटर पानी आता था, आपको एक लात को भरना था, लात मतलब एक गड्ढा हम कर लिए, इसमें आपको पानी भरना था, ठीक है। तो 14 लीटर जब एक बाल्टी में पानी आ रहा है तो 10 बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा, तो आप बोल दीजिएगा 140 लीटर मेरे पास पानी आ गया। समझे या नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यदि एक बाल्टी की क्षमता 14 लीटर है तो 10 बाल्टी आप लोग डालिएगा तो 140 लीटर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यानी टोटल पानी आपके पास कितना है, 140 लीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि आपका जो ये बड़ा बाल्टी था 14 लीटर, इसको हम छोटा बाल्टी में कन्वर्ट कर दिए, जो ये बाल्टी का क्षमता है वो 7 लीटर है। पहले तो आप डाल रहे थे 14 लीटर वाला क्षमता वाला, लेकिन अब क्या डाल रहे हैं आप, 7 लीटर क्षमता वाला। तो आपको ये बताना है कि कितना बाल्टी हम डाल दें, कितना बाल्टी हम इससे हम डाल दें जो 140 लीटर पूरी तरह कंप्लीट कर जाए। यानी टोटल था आपके पास 140 लीटर पानी, और एक छोटा सा बाल्टी 7 लीटर पानी यहाँ से कंज्यूम करता है, तो क्या मैं बोल दूं कि 20 बाल्टी यदि हम इससे पानी निकाले या डाले तो ये संपूर्ण पूरी तरह से भर जाएगा, यानी 20 लीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ठीक है।
यानी सिंपल था, यहाँ से हम पानी का आयतन निकाल लिए, टोटल कितना पानी मेरे पास है, और इससे हम यदि डिवाइड 7 से कर देंगे तो प्रत्येक कितना बाल्टी लगेगा, यहाँ से मेरा क्षमता निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। एक कार पहले 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, यानी औसत चाल क्या होगा इसका। तो औसत चाल का दो फार्मूला आप लोग को बार बार हम बताए हैं, हर एक सेशन में बता दिए गए। यदि दूरी असमान हो, यदि दूरी असमान हो तो औसत चाल जो हो जाता है मेरे भाई, कुल दूरी बेटे कुल चाल। समझ गए यहाँ से। तो ये कब आपका नियम अप्लाई होगा, ये नियम अप्लाई उसी समय होगा जब दूरी आपका असमान हो, यानी दूरी सेम ना हो। ठीक है, और यदि एक औसत चाल और आप लोग निकालना चाहते हैं, यदि दूरी समान हो, यदि आपके पास दूरी समान दिया गया है तो औसत चाल जो हो जाएगा मेरे भाई, दूर से आपका चाल, दोनों जो चाल आना जाना का है गुना कीजिए और दोनों चाल के योग को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आपका इजीली निकल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या यहाँ दूरी समान है, कभी नहीं है दूरी समान, तो यानी ये फार्मूला यूज होगा। इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल जो हो जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी क्या है आपके पास, 80 किलोमीटर पहले चले थे, फिर 30 किलोमीटर चले, यानी कहने का मतलब है 110 किलोमीटर टोटल तो डिस्टेंस आप तय कर ही लिए ना, 110 किलोमीटर। ठीक है, कुल समय, समय कितना टोटल लगा, पहले 80 किलोमीटर को आप 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहे हैं, यानी कि 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा लगेगा। ठीक है, 4 घंटा लगेगा। और यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आप चलते हैं तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में पक्का 1 घंटा लगेगा, तो यानी 1 घंटा। तो यहाँ से इजिली आप 110 बटे 5 कर सकते थे, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा ये आपका एवरेज चाल होगा। समझ गए, 22 किलोमीटर पर घंटा इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि यहाँ पे मेरा दूरी समान रहता है, यदि दूरी सिंपल ये पूछता है कि एक दूरी पहले 20 किलोमीटर गया फिर उसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा किया, तो आप लोग इजिली इस फार्मूला से निकाल सकते थे। यदि दूरी असमान था, यहाँ दूरी साफ असमान दिख रहा है ना, 80 किलोमीटर चला फिर बाद में 30 किलोमीटर चला, तो यदि दूरी असमान हो तो आप इस फार्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं। समझ गए, तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। दो उम्मीदवार थे आपके इलाके के, जो भी इलेक्शन में खड़े हुए थे, दो उम्मीदवार थे। जो एक चुनाव जिसने जीता उसने टोटल 1854 उसको वोट मिला था। समझ गए, और जो आपके क्षेत्र का जो चुनाव हारा उसको टोटल 618 ही सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों का कितना प्रतिशत विजयी उम्मीदवार के पक्ष में गया, तो आपको यह बताना है कि आपका जो जीता, जो भी उम्मीदवार आपका जीता वो कितना परसेंट से जीता, आपको ये बताना। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, विजयी का कितना सीट मिला, जो विजयी आपका हुआ, जो आपका विजयी हुआ इलेक्शन में उसको कितना सीट मिला, 1854, यही मिला ना। कुल कितना वोट पड़ा, कुल वोट कितना पड़ा, तो कुल वोट 1854 और 618, यानी ये दोनों को यदि आप ऐड कीजिएगा 1854 और प्लस 618, यही तो टोटल वोट होगा। जीतने वाला जब ये मिला, हारने वाला ये मिला, ये दोनों को जोड़ दें हम तो क्या मेरे पास नहीं आ जाएगा, 814 हो गया यहाँ पे, तो यानी 2472, क्या आ जाएगा ना, 2472 कुल वोट पड़ा था, कुल वोट पड़ा था 2472, यानी कि जीतने वाला इतना वोट मिला, हारने वाला कितना, दोनों टोटल योग कर देंगे तो कितना टोटल वोट पड़ा, तो मेरे पास संख्या यहाँ आ गया और जीतने वाला संख्या यहाँ आ गया। तो बस परसेंटेज आपको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, जीतने वाला, तो जीतने वाला कितना परसेंट से जीता, तो 1854 वोट मिला था इसको, टोटल किस में मिला था, 2472 में। अरे टोटल वोट यही पड़ा था ना, टोटल के रिस्पेक्ट में तो आप निकालिएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भाग दे सकते हैं। तो भाग इसको यदि हम देते हैं, क्या 6 बार में जाएगा, 6 तिया 18 और 9 छकी 54 और 6 चौके 24 और 6 पाँचे 6 दूनी 12। समझ गए, यदि हम यहाँ इजिली देखें 103 बार से तो 3 जाएगा और 103 बार से ये 4 चले जाएगा, फिर 4 से यहाँ 25 चले जाएगा, 25 तिया 75%, यानी कि जीतने वाला जो पक्ष है मेरे भाई उसको 75% वोट टोटल वोट में मिला है।
हकीकत मिला है 75%, आप यहाँ देख सकते हैं। यदि 2475 का आप यदि 2472 का आप 75% निकालिएगा मेरे दोस्त, तो 1854 हो जाएगा। यही आपका प्रूव्ड होगा। इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, या आप इस मेथड से भी इजी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ जीतने वाले पूछा गया था, तो जीतने वाले यहाँ यदि हारने वाले पूछा जाता तब यहाँ 618 बिटे 2472 गुणा 100 करते तो हारने का परसेंटेज निकल जाता। बट यहाँ जीतने का परसेंटेज खोज रहा है, तो जीतने वाला संख्या हम सबसे पहले सर्वोपरि मानेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 7वां नंबर प्रश्न कीजिएगा। एक कक्षा में 40 छात्र थे। जो छात्र थे वो लड़के और लड़कियां दोनों मिला के थे, समझे। लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या का 3/7, यानी बॉय का संख्या गर्ल की संख्या का 3/7 है। यानी कि इजिली मैं यहाँ बोल सकता हूँ, यदि लड़का 7x है तो लड़की 3x होगा। होगा या ना होगा, यहाँ से होगा या ना होगा। यदि लड़का 7x तो लड़की 3x होगा। तब ना यहाँ से हो जाएगा आपका लड़कों की संख्या का 3/7। यदि लड़के का संख्या का 3/7 गुना करते हैं तो क्या ये 3 निकल के आ रहा है? जी आ रहा है, यानी कि लड़का 7x और लड़की 3x में। ठीक है, ये संख्या नहीं है, रेशियो। रेशियो वो होता है जो सबसे कोई भी अंक को मिनिमम हम लिख सके, उसको कटा छटा कर। ठीक है, तो यानी 7x 10x ये आपका अनुपात आ गया। टोटल संख्या कितना था स्टूडेंट का? 40 था। लेकिन ये टोटल योग हो कितना रहा? 10x वैल्यू 40। लेकिन इसको यहाँ 40 होना चाहिए, यानी x के मान पे क्या रखिएगा जो 40 हो जाएगा? तो सिंपल बोल दीजिएगा, कटाने के बाद x बराबर 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 हो गया, तो बॉय का वैल्यू यहाँ से 28 स्टूडेंट हो जाएगा, और गर्ल जो हो जाएगा 4 12 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है आपसे? तो पूछा यूं गया है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो बॉयज कितनी है आपके पास? 28 बॉयज है, तो 28 बॉयज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, 28 बॉयज है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न से दोनों को हमको बांटना था। ठीक है, यहाँ से हम इजिली बांट दिए। ठीक है, यदि आपको इसका हल पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच जाए, और जिससे भी हो सके 1-2 नंबर कटने की उसके चांसेस, तो वो मार्क्स उसका जुट जाए। समझ गए, और सबसे मिनिमम समय में आप लोग देख ही लिए होंगे, जितने भी हल हमने कराए हैं, सबसे जितना से जितना समय कम लगे वो कम समय में हम आपको अच्छा हल दिए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 8वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा। ये पूर्णांक में है, -3 करना है, इसको योग करके इसमें -3 करना है। ठीक है, तो ये नीचे हर देखिए, तो हर तो 7 है, ये 14 है, यानी एलसीएम वो मेरा होगा जो सबसे विभाजित हो जाए। यानी 14 बड़ी संख्या उठा के रखते हैं तो सबसे विभाजित होता है, तो यानी इसके जगह पे क्या हो जाएगा? इसका यदि हम काम क्रिया करते हैं तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा, तो यानी यहाँ 4 चले जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। और ये जो हो जाएगा 2 बार में जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और माइनस यदि इसको भी हम काउंटिंग कर लेते हैं लगे हाथों, तो यहाँ यदि सबके नीचे 1 होता है ना मेरे भाई, 3 है, तो 1 14 चौथिया 42। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करते हैं 6 4 10 1 11 11 4 15, यानी 15 -42 बेटे 14 आंसर होगा। अरे यही उत्तर होगा ना? एक सेकंड, अरे यही उत्तर होगा ना? बोलते नहीं हो आप लोग, यही उत्तर होगा ना? ठीक है, तो 15 में जाएगा कितना होगा? -27। अरे आपके पास -42 था ना, माइनस में था, प्लस में 15 जाएंगे, -14, यानी आपका जो भी उत्तर होगा -27/14 इस करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ही में नजर में आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर। समझ गए, तो आप लोग प्लस और माइनस का अंतर देखते चलिएगा। यहाँ देख रहे हैं 27/14 ये प्लस में है, ये सॉरी ये माइनस में, ये प्लस में है। यहाँ पे यदि आप गलती करते 42 को इधर ले जाते तो प्लस में जाते, तो आपका 1 नंबर बाय बाय टाटा करके निकल जाता। समझ गए, तो आप लोग प्रश्न को बार बार हम यही बता रहे हैं, हर एक सेशन में आप लोग प्रश्न को फुल्ली फोकस करके पढ़िएगा, और ऑप्शंस को एक नज़र रखते हुए चलिएगा। ठीक है, इससे यदि आप अभी से ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी से ये प्रैक्टिस आप लागू कर देते हैं मेरे दोस्त, तो ये आपका आदत बन जाता है, ये आपका हैबिट बन जाता है। समझ गए, यही नियम हम फॉलो किए थे, और यही नियम से रिजल्ट भी बनाए थे। समझ गए मेरे दोस्त, तो आपको कहीं भी कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, उत्तर को एक बार देख के जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देना। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न पे। बोला गया 9वां नंबर में, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया। क्रय मूल्य क्या होता है? जिससे हम कोई वस्तु खरीदे, खरीदे ना, यही तो क्रय मूल्य होता है। तो यानी क्रय मूल्य कितना था आपके पास? 210 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए?
यदि अंकित मूल्य पर 5% छूट दे तो इसको 90% लाभ प्राप्त हो। यानी अंकित मूल्य क्या होता है, जो क्रय मूल्य से अप प्राइस हम करते हैं उसी को तो अंकित मूल्य हम बोलते हैं। अरे अंकित मूल्य कब बोलते हैं, कोई भी वस्तु जैसे मान के चलिए 210 पे वस्तु हम खरीदे, तो इस पे हम ज़्यादा बढ़ा के अंकित करेंगे मेरे दोस्त। यदि बढ़ा के अंकित करेंगे तभी तो इसमें हम डिस्काउंट देके कम इसमें इसमें प्रॉफिट हम कर सकते थे। यदि हम क्रय मूल्य पे डिस्काउंट देते हैं तो क्या मेरा फायदा होगा, कभी फायदा नहीं होगा। इसीलिए जहां भी डिस्काउंट मिल रहा है समझिए वहां अंकित मूल्य फिक्स है। ठीक है, तो यानी ये मेरा अंकित मूल्य हुआ, इस पे कितना डिस्काउंट जा रहा है मेरा, -5%। 5% डिस्काउंट दे रहा है, 5% डिस्काउंट देने के बाद इसको 90% का लाभ हुआ। 90% का लाभ का मतलब है कि 210 वस्तु जो खरीदे थे इसको कितने में बेचा जाए, जो आपका 90% प्रॉफिट हो। यानी सिंपल करने का मतलब है इसका 90% आप निकाल लीजिए, यानी 90% आपका जो हो जाएगा 399 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यूँ बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 210 रुपया था, हम उस पर कुछ अंकित सेट किए, अंकित मूल्य हमको पता नहीं था, बट हमको इतना पता था कि इस अंकित मूल्य पे 5% का हम लॉस दिए, डिस्काउंट दिए, और डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा मूल्य यहाँ पर प्राइस हुआ ये क्रय मूल्य का 90% प्रॉफिट पे है, यानी कि इस मूल्य का 190% है ये। ठीक है, इसका यदि 190% निकालिएगा 399 हो जाएगा। तो आपसे पूछा ये गया है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपको बताना है अंकित मूल्य क्या होगा। तो ये अंकित मूल्य तो एक्स था, इस पे हम 5% डिस्काउंट दिए, क्या मैं बोल सकता हूँ 95% का वैल्यू बचा, कितना बचा 399। अरे यही हुआ ना, इस मूल्य में हम 5% डिस्काउंट देंगे तो 95% का तो वैल्यू बचेगा प्रॉफिट के लिए, यही तो आपका विक्रय मूल्य होगा, यही तो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू यानी सिंपल बोल सकते हैं हम 90% का वैल्यू इतना, तो 100% का कितना। तो यहाँ से आप 19 बार में कटा दीजिए, 5 से 20 बार में जाएगा, 19 दूनी 38, 19 का 19 यानी 420 आपका क्या निकला, 420 ही तो आपका मैन प्राइज है, अंकित मूल्य है मेरे दोस्त। तो 420 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उतना करना नहीं है, सिंपल जैसा मेथड बोले जा रहा उस तरह करना था। खिलौने का क्रय मूल्य हमको ज्ञात था, क्रय मूल्य हम लिख लिए। अंकित मूल्य कितना बढ़ा के लिखा गया है, इसमें कोई साफ साफ डाटा नहीं दिया गया था, तो अंकित मूल्य को हम एक्स मान लिए यहाँ पे। और इतना हमको पता था कि एक्स में यदि हम 5% डिस्काउंट दे देंगे या हम इसका 95% वैल्यू निकाल लेंगे तो 399 के बराबर। यदि 5% डिस्काउंट देके, 5% डिस्काउंट तो माइनस ही तो होगा ना, तो माइनस करके 399 आया। सिंपल ये प्रूफ देखिएगा, एक 90% ये आपका चले आया। ठीक है, इसको चाहे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे या मेथड से भी बता सकते थे, आपका जिस पे रुचि हो उस तरह आप उस मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है मेरे दोस्त। समझ गए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है कि निकटतम रुपये में होना चाहिए आपका। ठीक है, निकटतम रुपये में आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास मूलधन क्या दिया गया था, तो मूलधन 12,500 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मूलधन आपका 12,500 रुपया था ना। ठीक, रेट कितना था आपके पास, तो रेट आप बोल दीजिएगा 3% था, और टाइम आपका 3 साल के लिए था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक आपको नियम अप्लाई करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में तो एक बार मूलधन का इंटरेस्ट कितना साल के लिए लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में साल साल भर में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। जैसे मूलधन मेरे पास इतना था, फर्स्ट साल 3% की दर से इसका कितना इंटरेस्ट निकलेगा, तो यहाँ से आप बोल दीजिएगा 375, यही तो आपका इंटरेस्ट निकला 375। तो यानी दूसरे साल जो इसका जो होगा मेरे दोस्त, इसका भी इंटरेस्ट लेगा और इसका भी इंटरेस्ट लेगा, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यानी सिंपल मैं ये दोनों को योग करके यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ 1 2 8 7 5, यानी 12,875। ये मेरा दूसरे वर्ष से ले आया, तो दूसरे वर्ष में भी 3% आपको देना पड़ेगा नहीं। यदि इसका 3% करते हैं कितना आ जाएगा, इसको सिंपली इसको 3 से गुना करके हम 100 से भाग दे देंगे, यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से निकल जाएगा 15, 2 हो जाएगा, 8 या 24, 26 और ये 32 होगा। ठीक है, यानी 2 अंक के बाद कितना, क्या मैं बोल सकता हूँ दूसरे वर्ष का मेरा ब्याज ये निकला। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का जब मेरा ब्याज ये निकला मेरे दोस्त, तो जो तीसरा वर्ष मेरा मूलधन जाएगा इसका भी इंटरेस्ट लेगा और इसका भी इंटरेस्ट लेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी हम सिंपल ये दोनों को योग करके तीसरे वर्ष का स्थान पर रख के 3% निकाल देंगे तो तीसरा साल भी निकल जाएगा। यानी कि ये दोनों को एड कर दीजिएगा आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2.1 हो जाएगा ना, एक हो गया आपका 6 2 3, यानी कि बोल सकते हैं आप यहाँ इजिली 13 13 26 1.25। ठीक है, तो ये तो 2 साल के लिए, ये तो पहला साल था, ये दूसरा साल था, 1 साल मेरा और बाकी है, तो ये मेरा तीसरा साल।
तीसरा साल में कितना परसेंट, तीसरा परसेंट 3%, तो इसका 3% कितना हो जाएगा, अरे 3% कितना हो जाएगा, इसको यदि 10 से उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, इसको 100 से उड़ाएंगे मतलब परसेंटेज मतलब 100 ही होता है ना, यानी गुना करके 4 अंक के बाद 10 दे दीजिए, वही तो आपका तीसरे साल का इंटरेस्ट आएगा। यानी इसको यदि आप गुना करते हैं तो 25 दिया, यहाँ से 75 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 18, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 397 83 75। ठीक है, तो यहाँ क्या अंक के बाद 10 4, तो 1 2 3 4 अंक के बाद 10, क्या मैं बोल सकता हूँ कि तीसरे साल का इंटरेस्ट मेरा ये निकला। तो पूछा क्या जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है, ब्याज क्या निकला, पहले वर्ष क्या निकला 375, दूसरे वर्ष क्या निकला 386.25, तीसरे वर्ष क्या निकला 395.8375। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करना होगा आपको। तो ये 10 यदि हम यहाँ जोड़ते हैं मेरे दोस्त, ये 10 एक से भी कम आएगा। ठीक, एक से भी कम आएगा, यानी 9 के आसपास 0.9 के पास आएगा। तो इसको हम छोड़ के पहले मेन मोटिव तौर पे जितना भी अंक है हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 5 11, 11 5 16, यही होगा ना, 6 5 11 5 16, 1 9 1 10 8 18 18 7 25 के 5 हाथ में 2 3 2 5 3 8 3 11, यानी 1156 से ऊपर आएगा। ये बात तो तय हो गया क्योंकि ये 10 जोड़े नहीं थे। 1156 से थोड़ा ऊपर आएगा, 1156 से थोड़ा ऊपर जाएगा। सी नंबर साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है, 1159 इस करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ से। देखिए अब आपको पता चला सर कितना कैलकुलेशन करवा दिए, इतना कैलकुलेशन क्यों, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे दोस्त। यदि 12,000 यहाँ देता तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने में बहुत आसानी हो जाता, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अन्यथा आप यदि इसके फार्मूला पे भी जाते, यदि आप इसके फार्मूला पे जाते तो फार्मूला क्या हो जाता है, मिश्र धन मूलधन फिर 1 प्लस रेट बटे 100, फिर वहां से आपका मूलधन फिर 103 बटे 100 गुना 103 बटे 100 गुना 103 बटे 100, इस तरह आपको करना होता या नहीं। तो इससे सिंपल मेथड है कि आप इजीली इसको बना सकते हैं। एक साल के लिए, एक साल में कुछ साल बता देते, 2 साल में ये निकला, 3 साल में मेरा ये निकला, तीनों को जोड़ लिए तो ब्याज मेरा तीनों साल का निकल गया। समझ गए। तो इतना कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा और बार बार बताएं, कैलकुलेशन आपको मुंह पे रखना। समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे की। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते थे। ठीक है, 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते थे और 5 दिनों के बाद 3 आदमी चले गए। समझ गए, 5 दिनों के बाद 3 आदमी चले गए। तो आपको बताना है शेष काम शेष पुरुष द्वारा कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या 7 आदमी 12 दिन तक काम कर रहा है, क्या मेरा ये टोटल वर्क है, क्या मेरा ये टोटल वर्क है, बोलते नहीं वो, जी हाँ है। 7 आदमी यदि 12 दिन में कर रहे हैं तो यदि ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये मेरा टोटल वर्क चले आएगा नहीं, यानी कि हम सिंपली यहाँ 7 गुना 12 ये मेरा टोटल वर्क आ गया ना, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 आदमी चले जाते हैं। तो 5 दिन तक तो काम किया, 5 दिन के बाद ही तो 3 आदमी जा रहा है ना मेरे दोस्त, नहीं समझे, 5 दिन के बाद ही तो 3 आदमी जा रहा है, यानी 5 दिन तक तो ये काम करके जाएगा या नहीं जाएगा, आप ही बता दीजिए। यानी हाँ, 5 दिन के बाद ये काम करके जाएगा, तो यानी 5 दिन के जो ये काम करके जाएगा तो 12 दिन टोटल करता था। तो क्या मैं यहाँ 5 से माइनस कर दूँ इसको, क्या माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलते नहीं हो, जी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, -5 कर दिया, क्या कि 5 दिन ऑलरेडी काम कर चुका है। कितना आदमी चले गया, 3 आदमी चले गया, शेष कितना आदमी आपका बचा, तो शेष आपका आदमी कितना बचा, 7 में 3 आदमी चला गया तो शेष 4 ही तो बचा। तो यहाँ से 7 गुना 7 बटे 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा 49/4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। सरल कीजिएगा इसको, तो ये सरल करना बहुत आसान है, तो इसको डायरेक्ट गुणनफल कीजिए तो 2x² माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 24 प्लस 18, ये तो कर सकते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो 2x² प्लस 6x² तो 8x² माइनस 5x माइनस 24 में 18 जाएगा तो -6, यानी कि x² माइनस 5x माइनस 6 उत्तर होगा। x² माइनस 5 प्लस है तो ये नहीं होगा, x² माइनस 5 है माइनस 6 है तो ये नहीं उत्तर होगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, समझ गए। चलते हैं आगे की। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एम नोटबुकों का मूल्य ₹x है और यदि एन नोटबुकों का मूल्य 1680 है। तो आपको संबंध बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें संबंध कौन सा अच्छा होगा, कौन सा ये संबंध प्रूव कर रहा है। तो यानी यदि हम ये बोले एम नोटबुक का कीमत ₹x है तो एक नोटबुक का कीमत कितना होगा, तो बोल दीजिएगा x बटे एम। अरे यही होगा ना, अरे यही होगा ना। ठीक है, यदि एन नोटबुक का कीमत ₹1680 है तो एक नोटबुक का कीमत कितना होगा, ₹1680, यानी ये एन, यही तो होगा। यानी कि एक का वैल्यू इसके इतना बराबर आ रहा है तो इसका बराबर 1680 बटे एन के बराबर आ रहा है, तो यही आपका उत्तर होगा, बराबर बराबर बराबर, यानी x बटे m बराबर 1680 बटे एम। तो x बटे m बराबर 1680 बटे m, x बराबर m बटे, तो यानी ये हो जाएगा। तो आप इसको उल्टा कीजिए या आप इसको एक मूल का नोटबुक निकाल लीजिए या एक नोटबुक का प्राइस निकाल लीजिए। ये तो हम प्राइस निकाले थे ना, अरे एक नोटबुक का ये मेरा प्राइज निकला था ना, लेकिन यदि एक प्राइज पे हमको ₹1 में कितने नोटबुक चाहिए तो इसको आप सिंपली उल्टा कर सकते हैं, तो बराबर n बटे 1680, यही आपका उत्तर होगा। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे था इसको बराबर करके, अरे सिंपल ही बात है मेरे दोस्त, संबंध पूछा जा रहा है, ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि 1 रुपया में कितना संबंध, ये नहीं संबंध पूछा जा रहा है, तो संबंध ये भी हो सकता है और संबंध ये भी हो सकता है, समझ गए। चलते हैं आगे की ओर। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग। 9604 रूट अंडर किसका है, तो इसका वर्गमूल क्या निकालना पड़ेगा जी, इतना जरूरी नहीं है, एग्जाम्स में इतना समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो यदि ये रूट अंडर है तो यानी इसका स्क्वायर, कोई भी चारों संख्या में एक स्क्वायर के बराबर ये आना चाहिए ना। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इकाई डिजिट पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 है, यानी ये नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर करते हैं तो इकाई डिजिट पे 4 चुके 16 6 आ जाएगा, तो वहाँ 4 है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। इसका करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 4 हो जाएगा, यानी ये दोनों में कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब हमको अप्रोक्सली देखना है कि लगभग में किसके समानुपात है। जैसे 70 को हम इसको 70 मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4900 आ जाएगा, और इसको हम यदि एक सपोज डेट के लिए 90 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8100 आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 9604 के करीब कौन है, करीब तो 8100 है, यानी उत्तर आपका 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से आप इजिली छांट सकते थे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। 4%, 5% और 14%, क्रमागत 3 छूट है, इसका एकल छूट किसके बराबर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रश्न किए होंगे, और प्रश्न किए होंगे 100% वो सही जवाब दिए होंगे इसमें, पर क्या है ना, समय टेकन नहीं कर पाए। यदि आप उस मेथड से बनाए होंगे तो इसमें समय आप बचत नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें समय बचत करने का एक ही नियम है मेरे दोस्त, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मेथड आपको याद रखना चाहिए आखिर कैसे निकालता है। यदि 3 मेथड एकल छूट, हमको क्रमागत 3 छूट दिया गया है, एकल छूट पूछ रहा है, तो हमको 3 के बजाय 2 को पहले हम लेंगे। क्या 2 को एकल छूट निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। एकल छूट कैसे निकालते हैं, तो -5 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 5 बेटे 100। कहाँ सेट कर दिए गुरु जी, इस पे सेट किए, a प्लस बी प्लस ए बी बेटे 100। यदि डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस हम लिखेंगे, तो बस इसी फॉर्मूला पे आपका बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ से -9 हो गया, प्लस 5 चौक 20, यानी 1 बेटे 5। यदि -9 में इसको आप माइनस करते हैं, क्या 8.8% आ जाएगा जी, 100% 8.8 आ जाएगा, यानी कि 4% और 5% का एकल छूट क्या निकला आपके पास, 8.8%। अब किसको लेना, तो यानी ये दोनों को तो आ गया 8.8%। अभी ये दोनों का एकल छूट लेंगे तो तीनों का एकल छूट आ जाएगा मेरे पास, तो यानी 8.8 माइनस 8.8, माइनस कितना है 14, माइनस माइनस प्लस, यानी 8.8 गुना 14 अपॉन 100। यही तो हम कर सकते थे। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या निकला 22.8, ये माइनस में निकला, और प्लस यदि आप इसको करते हैं 8 चौक 32, 3 8 11, 112 हो जाएगा, फिर इसको 112 आप कर दीजिएगा, 2 3 2, यानी कि आपका जो आएगा 1232 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 अंक और 1 दशमलव उड़ेगा, ये 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1.232 आप कर सकते थे, इसमें आपको माइनस करना था। तो माइनस जैसे सिंपल देखिए, माइनस क्या सबको करना है जी, उतना करने की आवश्यकता है नहीं। सिंपल यहाँ मोटे तौर पर पकड़िए, यहाँ 22 है, -22 है, और प्लस सिंपल यहाँ 1 पकड़िए, 1 है, तो यानी जाइएगा तो क्या हो जाएगा -21, यानी एकल छूट जो हो जाएगा -21 पॉइंट से थोड़ा सा अपर जाएगा मेरे दोस्त, 21 पॉइंट से थोड़ा अपर जाएगा, 21 हम निकाल लिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21.57, ठीक है। तो सबसे पहले एकल छूट यदि तीनों का निकालना था तो इसमें इसमें निकाल सकते थे। यदि आप इसको नहीं समझ में आया, यदि दूसरा मेथड से डायरेक्टली करना चाहते थे तो आप इजीली कर सकते थे। 4% का छूट दिया 96 बचा, 5% का छूट दिया 95 बचा, 14% का छूट दिया तो 86 हो गया। इसको आप 200 से भाग दे दीजिएगा, और 100 यदि इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर जो होगा मेरे भाई, वो उत्तर 21.57% निकल के आएगा, समझ गए। तो इस मेथड से आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, इसमें आपका कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो फिर आप फंस सकते हैं। तो आपको सिंपली आप यहाँ इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये दोनों का एकल छूट, ये दोनों का एकल छूट बराबर 21% का लगभग आपका आ गया, ठीक है, समझ गए। तो आप चाहे इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, उत्तर तो आएगा, बट थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, ठीक है। और इसमें कीजिएगा तो आपका जल्दी उत्तर आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। चलते हैं 17 नंबर पे। तो क्या इसमें भी फॉर्मूला यूज करें, ये तो सिंपल देखने के बाद ए क्यू माइनस बी क्यू नजर आ रहा है, ये ए बी सी नजर आ रहा है, ठीक है। चाहे तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते थे, या हम फार्मूला मान के चलिए मेरे दोस्त, कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यदि सूत्र का उपयोग करें, इसमें हम मेरा 2 मिनट समय लगा, अब बिना सूत्र का हम उपयोग करें, सूत्र उपयोग ना करें और 1 ही मिनट में सॉल्व हो रहा है, तो बढ़िया इसका मिलेगा ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आप कीजिएगा दशमलव है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने अंक के बाद दशमलव है, तो एक इसमें यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव आप यहाँ बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते, आप बोल सकते हैं, ठीक है, हम ये बिठा सकते हैं, ठीक है। माइनस कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ भी 8 हो रहा है, यहाँ भी 8 हो रहा है, लेकिन कितना अंक के बाद दशमलव जा रहा है, 2 2 4 2, 6 अंक के बाद दशमलव जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, ठीक है। नीचे तो ये 8 ही हो जाएगा,
ठीक। तो यानी हर 8 आया मेरे पास, ऊपर भी ये आया, यानी 8 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो 8 से 8 घटाने में ईजी हो जाएगा। तो 8 यदि कॉमन ले लेते हैं 0.001 माइनस 0.000001 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटे 8, तो यहाँ से 8 8 चले गए, तो आप इजीली कुछ नहीं कर सकते थे इसको, 001 में माइनस करना था आपको कितना, 0.002 तो 4 तो 6, तो जितने भी इधर संख्या बचा इधर आपको 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली 999, ठीक, 999 हो गया आपका। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 0 0, ठीक। तो यानी यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी उत्तर आपका क्या होगा, तो उत्तर आपका हो जाएगा 6 अंक के बाद दशमलव। तो 6 अंक के बाद दशमलव, एक ही उत्तर आ गया 3 और 3 6, 6 अंक के बाद दशमलव, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, दशमलव 000 यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से सिर्फ कॉमन ले लिया 8 का, हम कॉमन कॉमन को कटा दिया, डायरेक्ट हमको सिंपल इसमें माइनस करना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की ओर, 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न में बोले जा रहा है कि उस वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में परिगत। मतलब क्या करने का मतलब है इसका, कि एक वृत्त का परिधि ज्ञात करना है आपको, जो एक भुजा है, एक भुजा है, वर्ग की भुजा है, जो ये 7 सेंटीमीटर भुजा है, इसी में ये फिट है, इसी में ये फिट है, यानी कि फिट है कहने का मतलब ये इसमें, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वर्ग फिट है, सॉरी ये वृत्त फिट है वर्ग में, साफ साफ। तो प्रश्न यही बोला कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में परिगत है, परिगत मतलब अंदर। ठीक है, तो यदि ये 7 मीटर, ये मेरा, ये तो पूरा मेरा निकल जाएगा ना मेरे दोस्त, 7 मीटर भुजा, तो ये भी 7, तो ये भी 7, ये भी 7, तो ये भी 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यदि वृत्त का व्यास निकालना चाहूँ, यदि मैं वृत्त का व्यास निकालना चाहूँ, इसका वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, अरे वृत्त का व्यास विकर्ण तो ही होगा ना मेरे दोस्त, विकर्ण ही तो है सबसे लंबी भुजा एक वर्ग में, नहीं समझे। यदि आपके पास एक वर्ग है, इसमें यदि आपके पास एक अंदर में एक वर्ग वृत्त है, तो इसमें सबसे बड़ी जो व्यास हो जाएगा, सबसे बड़ी व्यास तो यही तो होगा, विकर्ण ही तो होता है, तो विकर्ण होता है तो ये बड़ी व्यास का, इसका तो व्यास तो निकल जाएगा, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर इसका व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का सिंपल है कि वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, ये √2, ये आप बात माने। अरे वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, ए टी √2 तो ही होगा, यानी वर्ग का विकर्ण a√2, समझ गए। यानी कि ये जो कनेक्ट मतलब मेरे दोस्त था, ये मेरा a√2 था। ठीक है, a√2 निकला, कोई बात नहीं। ए का मान क्या हुआ था, अरे भुजा क्या था, 7 ही सेंटीमीटर तो दिया था, यानी 7√2। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा व्यास निकल गया, किसका, वृत्त का, ये मेरा वृत्त का, अरे वृत्त का व्यास है तो निकला, ये भुजा करेंगे तो इसका तो विकर्ण निकला, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ही तो यहाँ पे आपका वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास 7√2, यदि इसका त्रिज्या निकालेंगे 7√2 बेटे, यहाँ तक समझ गए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी त्रिज्या 7√2 बेटे 2 निकला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो यानी 2 22/7, आर का मान क्या दिया गया है 7√2 बेटे, ये 2 ये 2 ये 7 ये 7, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 22√2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 22√2, समझ गए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 22√2 हो गया। ठीक है, तो सिंपल आपका कम से कम देखिए, वृत्त का परिधि निकालने के लिए मेरे दोस्त, यदि आप वृत्त का परिधि निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले त्रिज्या तो निकालना होगा ना, त्रिज्या बिना निकाले आप वृत्त का परिधि कैसे निकाल सकते हैं, या वृत्त का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, त्रिज्या तो आपको ज्ञात रहनी चाहिए ना, कि हाँ ये त्रिज्या है तो हम वृत्त का व्यास भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल त्रिज्या जो निकलेगा आपका, ये आपका विकर्ण से निकलेगा, क्योंकि विकर्ण एक त्रिभुज, यदि एक वर्ग में एक वृत्त समाहित है तो इसका विकर्ण ही, इसका वर्ग का विकर्ण ही आपका वृत्त का व्यास का निर्माण करता है, समझ गए यहाँ से। ठीक है, चलते हैं आगे की। ये प्रश्न भी बहुत बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, और एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी जो एग्जाम देने गए थे उसमें भी ये प्रश्न मिला था। ठीक है, तो सिंपल बोले जा रहा था कि यदि दो संख्याओं का योग 54 है और उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ जो है 84 और 6 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यदि मेरे पास संख्याएं मेरे दोस्त मान लीजिए एक्स और वाई, मेरे पास संख्याएं एक्स और वाई है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम तो यही तो उल्टा लिखते हैं, एक से डिवाइड देते हैं एक से, यानी एक बटे एक्स बटे एक बटे वाई, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स वाई गुणनफल हो जाएगा, यही तो होगा व्युत्क्रम का योगफल। क्या होगा ना व्युत्क्रम का योगफल, यानी व्युत्क्रम का योगफल जो भी होगा नीचे तो गुणनफल होगा और ऊपर एक्स वाई का योग होगा, तो एक्स वाई का योग तो आपके पास दिया गया था कितना 54, यानी ऊपर 54 होगा, समझ गए। अब जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा मेरे दोस्त, या तो यहाँ ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, या तो ऊपर में 54 होगा या 54 को विभाजित करने वाले वो संख्याएं होंगी,
तो क्या 9 से 54 विभाजित हो रहा है? ठीक है, 9 छके 54 हो रहा है भाई। 7 से हो रहा है जी? कभी नहीं हो रहा, 7 आपका उत्तर हो ही नहीं सकता है, ये कॉमन सेंस यूज़ करना है आपको। 5 से क्या 54 विभाजित हो रहा है? कभी नहीं हो रहा, ये उत्तर आपका हो नहीं सकता। यानी उत्तर आपका 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 2 ऑप्शन तो छाँटे, 50% मामला अपने अंदर है। समझ गए? अब एक्स वाई क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। अरे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा, तो एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ तो ही होगा। यानी कि 54 बेटे एलसीएम कितना है? 84। एचसीएफ कितना है? 6। 9 छके 54, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, यानी 3 बेटे 28। इसका करेक्ट आंसर उत्तर 3 निकला। 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये भी नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। हाँ, यदि मेरे पास ऐसा संख्या, जैसे मान के चलिए ये 9 के जगह पर मेरे मेरे पास जो 9 के जगह पे मेरे पास मेरे दोस्त यहाँ 4 संख्याएं होता। क्या यहाँ पे यदि 9 के जगह पे यहाँ 4 संख्याएं होता, तो हम इजिली यहाँ से कर सकते थे। हमको कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं था, उसको गुणनफल नीचे भी लाने की आवश्यकता नहीं था। डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करते, 54 से विभाजित होने वाली एक ही संख्या नजर आ रहा है 3, डायरेक्ट आंसर क्लिक। समझ गए? बट यहाँ 9 दे दिया गया था बस आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है, कि आप हड़बड़ी में उत्तर आप ये मार दीजिए, लेकिन ऐसा करना नहीं है। समझ गए? तो सिंपल यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू इस तरह सवाल दे, सबसे पहले देखिए 1 मिनट में करने का उपाय क्या बता रहा हूँ। यदि आपसे पूछ दे व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा और व्युत्क्रम का योग दिया जाए, सबसे पहले आपको अंश की ओर जाना है। अंश मतलब ऊपर वाला देखना है, 54 कहीं है या 54 से कोई डिवाइडेड है या 54 को विभाजित करता है। यदि वो करता है वो आपका उत्तर, यदि कोई नहीं करता सिर्फ एक संख्या करता है तो वही आपका उत्तर होगा। समझ गए? सिर्फ एक विधि से, ये बात भी बताएं 17 अगस्त को भी पूछा गया था ग्रुप डी में प्रश्न, उसमें भी हम समझा दिए गए थे। ठीक, चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 9 है, 11 है, 15 है, 17, x 19, 21 का माध्यक x है। ठीक है, ये जो x है ना, ये माध्यक है आपका। जहां x एक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आप क्या करते हैं? माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संख्याएं को आरोही क्रम में लिखते हैं। लिखते हैं ना, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। और आरोही क्रम में लिखने के बाद यदि आपके पास संख्याएं, यदि संख्याओं को यदि गिनिएगा, यदि सम आ रहा है तो बीच वाले दोनों संख्याओं को योग के 2 से डिवाइड कर देना। यदि विषम आ रहा है तो बीच वाला संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 आ गया, हुआ ना, 10 आ गया। तो ये तो आरोही क्रम में है। तो इसका यदि हमको माध्यका निकालना बोला तो माध्यका आप कैसे निकालेंगे? तो माध्यका यूनिट पहले काउंटिंग करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, यानी बीच में कौन होगा? यानी बीच में 6 होगा, तो यानी तीसरी संख्या आपका माध्यका होगा, इसका माध्यका 6। ठीक है, और यदि शायद संयोग यहाँ से 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए माध्यका इसका क्या होगा, तो बीच में कौन सी संख्या है? तो बीच में तो 2 संख्या निकल के आ रहा है, 6 और 8, यानी 6 और 8 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो यही आपका माध्यका होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाते हैं, तो इसको मुंह से भी सजा सकते थे या लिख देते हैं तो और आसान हो जाएगा। 9, 11, 15, 17, x, 19, 21। ठीक है, यही मेरा आरोही क्रम है ना, सिंपल आरोही क्रम में। तो टोटल संख्याएं क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे सर 7 संख्याएं हैं, यानी 3 इधर से 3 इधर से, 3 3 6 चला गया, यानी कि चौथा जो होगा यही मेरा माध्यका होगा। चौथा कौन है? 1, 2, 3, 4। चौथा 17 है। क्या 17 माध्यका है? कहीं भी नहीं है, यानी 17 नहीं हो सकता। यानी 17 नहीं हो सकता तो 17 से ऊपर वाला भी नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू जो होगा मेरे दोस्त इससे नीचे होगा। यानी नीचे जो होगा, यानी x का वैल्यू आपका 16 देना पड़ेगा। 1, 2, 3, यानी चौथा पे आपका 16 आएगा। 16 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो इसको ऑप्शन से भी आप यहाँ से उठा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा 18? क्योंकि 17 के बाद यदि हम 18 मानते हैं मेरे दोस्त, तो 1, 2, तीसरा चौथा संख्या तो आपका 17 होना चाहिए। 17 तो आपका माध्यका है नहीं। x का वैल्यू यदि हम 18 रखते हैं तो आपका माध्यका 17 होना चाहिए, क्योंकि 17 बीच में आ रहा है, लेकिन 17 तो ऑप्शन में है नहीं। यानी कि उत्तर जो होगा आपका उससे नीचे होगा। ऊपर भी कर देते हैं तब पर भी 17 आ रहा था, यानी नीचे यदि करते हैं तो 16 आपका माध्यका, और x भी जो है सिंपल साफ साफ बोले जा रहा है कि यही तो माध्यका है आपका, तो माध्यका आपका 16 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलते हैं आगे की ओर। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं है? समझ गए? अब वहां आप लोग पढ़ लीजिएगा, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है। और सिंपल ऊपर में ही जाइएगा तो ये संख्याएं 3 से विभाज्य आप ऐसे कर देते, एक नंबर आपका ऐसे हो जाता। समझ गए? तो ये नहीं करना है ना आपको। 3 से विभाज्य का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि विभाजकता का नियम नहीं पढ़े तो विभाजकता का नियम एक क्लास में मात्र छोटा सा वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें विभाजकता का नियम 1 से लेकर 11 तक समझा दिए गए हैं, वहां जाके आप इजीली देख सकते हैं। 3 का विभाजकता का नियम यह है मेरे भाई कि यदि कोई भी संख्याएं का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं भी 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं, इसका योग कितना होगा? तो 8 से 14, 7, 21। क्या 21 3 से विभाज्य है? जी 100% है, यानी ये भी 3 से विभाज्य है। ये तो हो सकता है 3 से विभाज्य है।
इसको योग करते हैं 5 4 9 3 12, क्या 12 3 से विभाज्य है? हाँ जरूर है, तो यानी ये भी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 7 3 10 1 11, क्या 11 3 से विभाज्य है? जी नहीं है, यानी ये 11 से 3 से विभाज्य नहीं है। आगे की ओर देख लेते हैं, 9 2 11, 7 18 18 3 से विभाज्य है? जी हाँ, ये भी विभाज्य है, यानी कि 713 ये 3 से विभाज्य है ही नहीं, यानी उत्तर नंबर 3 हो जाएगा आपका। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? अब आप मेरे दोस्त भाग देने में लगिएगा, एक-एक ऑप्शंस को भाग दीजिएगा, फिर आप उसका उत्तर लिखिएगा, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा विचलन देखने मिलेगा टाइम में, समझ गए? तो सिंपल जो इसका नियम है, जो इसका मेथड है, वो मेथड से आप यूज़ करते हैं, तो आपके कम समय में, कीमती समय में अच्छा-अच्छा प्रश्न सॉल्व आप कर सकते थे, समझ गए? ठीक है? तो यानी ये संख्याएँ का योग ये विभाज्य नहीं हो रहा है, तो यानी यही उत्तर जाएगा मेरे पास, 3 नंबर। चलते हैं आगे की ओर, 22 नंबर प्रश्न आप लोग कीजिएगा, ठीक है? अब इसमें ये संख्या में क्या ज़रूरत है? ये संख्याएँ में, ये संख्याएँ दिया गया है, गुणनफल है, आप इज़िली इसको प्रश्न कर सकते हो। सब स्टूडेंट 100, यदि 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में बैठे हैं, 100 स्टूडेंट में इसमें हम उसको 2 मिनट से अपर समय दे दिए, तो 100% से 100% स्टूडेंट इसको करेंगे। करने में क्या है? सिंपल ट्रिपल लाइन लिखिए और 9 9 9 9 1 लिखिए, बस गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए, लास्ट में 8 कर दीजिए, यही तो आपका उत्तर आया। तो क्या इससे पॉसिबल है एग्जाम, इससे टाइम टेकन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसको सिंपली मेथड से हम देखते हैं। मेथड से क्या देखते हैं कि 9991 किससे बना है? तो किससे बना है? और 10,009 किससे बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आखिर बना किससे है? तो यानी हम बोल दिए आपको मेरे भाई, 10,000 में यदि हम 9 माइनस कर दिए, तो क्या मेरे पास 9,991 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम यदि चलते हैं आगे, कि यदि 10,009 को हम क्या लिख सकते थे? यानी कि 10,000 में यदि हम 9 को 8 कर देते तो 10,009 आ जाता। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? ये यहाँ पे जो हम लिखे इसको, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे समझ में यही आया कि यदि आप इसको a मानते हैं, यदि आप इसको b मानते हैं, तो सिंपली यहाँ से मेरे पास निकल के आया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये फार्मूला किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है? यानी 10 ट्रिपल जीरो, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 9 स्क्वायर का करके घटा दीजिए, सिंपल आपका वही ऑप्शन आंसर आएगा। आएगा ना? जी जरूर आएगा, ठीक है। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, कितना है? 4 जीरो है, तो ये 8 जीरो हो जाएगा, जस्ट दुगुना होगा। और इसमें आपको 81 माइनस करना था, तो यहाँ से आपका चले जाएगा तो 9 बचेगा। 9 में 8 गया, 1 जाएगा, तो फिर यहाँ 9 9 9 9 9, समझ में आ रहा? 9, यही आपका उत्तर होगा। यानी 2 4 6, यानी 2 4 6, 6 को तो स्टार्टिंग में 9 होगा और 19 लास्ट में होगा। तो 19 लास्ट में इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये भी देखना है कि 2 4 6 आपका 9 होना चाहिए। 2 4 5 ये नहीं होगा, 2 सॉरी 91 ये भी नहीं होगा, यानी उत्तर आपका सेम एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ गए? समझ गए? तो आपको ये मेथड बनाना होगा, और ये मेथड उसी को पता होगा जो इस प्रश्न को प्रैक्टिस किया है, या इस प्रश्न को कभी भी मेथड पढ़ा। या डायरेक्ट आपके पास एग्जाम्स में डायरेक्ट ये इस प्रकार का प्रश्न आ जाए मेरे पास, तो कोई भी स्टूडेंट इसमें धोखा खा सकता है। धोखा तो नहीं खाएगा, 100% उत्तर वो देगा, बट टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा वो। समझ गए? तो हर एक प्रकार का मेथड एग्जामिनर जो मैथ सेट करता है मेरे दोस्त, वो कुछ सोच समझ के करता है। समझ गए? कुछ उसमें ट्रिकली घुसाता है, कुछ मेथड अप्लाई करता है, तब जाके वो होता है। समझ गए? तो ये था आपका प्रश्न 22 लास्ट प्रश्न था। और बाकी बात जो आपका 22 3 प्रश्न जो आपका छूटा, टोटल तो 25 प्रश्न, 3 प्रश्न जो छूटा वो बार-बार आप लोग जानते हैं 17 अगस्त 2022 से जितना भी एग्जाम्स हुए हैं, डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहा है आपका। आज आपका 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो जितने भी प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछला पैटर्न जो पूछे हुए हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चंस ऐसा होते हैं मेरे दोस्त, जो सेम आपका क्वेश्चंस रिपीट करते हैं वो, ठीक, सिर्फ नंबर चेंज करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वो क्वेश्चंस को हम नहीं लाए, क्योंकि बार-बार वो क्वेश्चंस को करना अच्छी बात है नहीं। क्वेश्चंस को एक बार बता चुके हैं, बहुत ही ईज़ी प्रश्न, समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज आपका यही तक क्लास था। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ आपको हर एक प्रकार का फुल नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन या अदर जो भी रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो, वहाँ से आप लोग का जारी हो जाता है। समझ गए? तो आप लोग यदि सेशन पसंद आ गया हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या और कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और एक एमसीक्यू बहुत जल्द ही आप लोग के सामने एमसीक्यू द्वारा चैप्टर वाइज कराया जाएगा, यानी कि एमसीक्यू द्वारा आपका जितना भी सिलेबस है खत्म किया जाएगा चैप्टर वाइज में, ठीक है? तो ये बहुत जल्द ही आप लोग के लिए आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपका सीवीटी 2, चाहे एनटीपीसी 12th लेवल सीवीटी 2 हो या ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 2 हो, या आगे वाले एग्जाम आने वाले जो भी ग्रुप डी ये सब हो, जो चैप्टर वाइज जो कराने जाएंगे, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सब एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समझ गए?
तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दिया, जिससे होगा ये कि नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।